ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट तुम्हारा डाउट था ना ये, हाँ। तो रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा तो उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब अगर आप दोनों का ग्राफ प्लॉट करोगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और उस केस में हम सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है तो ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइंस का बनेगा। मतलब दोनों लाइन के ग्राफ जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। उस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि कट नहीं कर रहे हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा ये। इफ यू आर नॉट गेटिंग ए सोल्यूशन देन इट इज इनकंसिस्टेंट। और अगर ये तीनों रेशियो सेम है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कोइंसिडेंट लाइन का होगा, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगी और उस केस में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे और सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। क्लियर ये चीज? तो ये टेबल आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों की क्लियर ना, तुम्हारा ये डाउट था? ठीक है। अब चलो स्टार्ट कर देते हैं लाइन से क्वेश्चंस जो आप लोगों के डाउट्स वाले थे। सबसे पहला लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डाउट था तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने शीट दी है उसमें से क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of k means k is equal to question mark the following pair has infinite number of solution। तो ये जो पेयर गिवन है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। k माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू k एंड सेकेंड इज k टाइम्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ले लो और सेकंड इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 ले लो। तो उस केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी उस फॉर्म में अरेंज्ड है। यहां पर ये जो x का कोफिशिएंट है दिस इज योर a1, ये जो y का कोफिशिएंट है ये हो गया b1 और ये वाला टर्म हो गया आपका c1। क्लियर ये चीज? a1 b1 c1। और सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? kx प्लस ky इज इक्वल टू 12 और ये जो है ये बन जाएगा आपका b नहीं a2, ये हो जाएगा b2 और ये क्या हो जाएगा? c2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है यहां पर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? करेक्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे? तीनों को इक्वल लेंगे। इक्वल लेंगे तो a1 अपॉन a2, a1 मतलब कि ये वाली टर्म, a2 मतलब ये वाली टर्म। सो k माइनस 3 a1 हो गया अपॉन a2 मतलब k हो गया, दैट इज इक्वल टू b1, b1 इज 3 और b2 इज k, तो 3 अपॉन k हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब ये हो जाएगा k अपॉन 12। क्या ये चीज समझ में आई? हमने तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियोज को इक्वल ले लिया। अब दो पेयर लेते हैं। फर्स्ट कौन सा ले? इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं। मैं इन दोनों को लेता हूं क्योंकि ज्यादा आसान दिख रहा है वो सिंप्लीफाई करना, इसलिए मैंने इन दोनों पेयर को लिया। इन दोनों पेयर को लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36। राइट साइड में क्या होगा? के स्क्वायर। करेक्ट। सो के की वैल्यू क्या आएगी? हाँ ये गलती नहीं करना, प्लस माइनस 6। कैसे प्लस माइनस 6 आएगा? देखो इधर ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हमको के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिल रहा है ना, इसका मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू या तो वो 6 का स्क्वायर होगा या वो फिर -6 का स्क्वायर होगा। 36 को हम दोनों लिख सकते हैं ना, 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर। तो
ठीक है, दूसरे तरीके से समझो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो। साइन नहीं दिया है तो -6 का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है, +6 का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, देखो 36 को इधर भेजो तो k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके जीरो करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, -6, और k की वैल्यू क्या आएगी, +6। अब मैं तुम लोगों को याद दिलाता हूं, जब मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 होती है वो डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, और उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उसके कितने जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं। तो यहाँ k की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ +6 बोलते हो तो आप गलत बोल रहे हो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसलिए k की 2 वैल्यू आएगी, k की एक वैल्यू आएगी +6 और k की दूसरी वैल्यू आएगी -6। क्या ये प्रोसेस समझ में आ गया, क्यों 2 वैल्यू आएंगी? अच्छा, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये हमको समझना पड़ता है। किसने पूछा ये चीज? हाँ, ये हमको समझना पड़ता है कि वो जो भी फाइंड कर रहे हैं वो क्या है। अगर वो एज है तो ऑब्वियसली हम उसको नेगेटिव नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? वो क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पर के तो कोई भी कांस्टेंट है तो वो नेगेटिव हो सकता है। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पर हम के की दोनों वैल्यूज को कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कौन सी वैल्यू सही है। तो हम के की सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू को रख के देखते हैं, मतलब के इज इक्वल टू 6 रख के देखते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में। 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3/6 यही होगा। यहां पर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/6। यहां पर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/12। क्या ये चीज क्लियर? अब इसको चेक करते हैं, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3/6। 3/6 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो बन रहा है 1/2, सेकंड वाला भी 1/2, और थर्ड वाला भी क्या बन रहा है, 1/2। ठीक है। अब k की वैल्यू -6 भी पुट करके देखते हैं क्या होगा, पता क्या होगा, एक बार वैल्यू देखते हैं। -6 रखूंगा तो ये क्या होगा, -6 माइनस 3/-6। ये क्या हो जाएगा, 3/-6। ये हो जाएगा -6/12। क्या अभी ये तीनों इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। तो k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती, तो k इज इक्वल टू 6 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया क्या ये चीज? हाँ, क्यों कंपलसरी है ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, क्योंकि हो सकता है k की वैल्यू 6 रखने पे भी तीनों इक्वल न आए। इन दैट केस आपका आंसर क्या होगा, नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट। प्रेजेंट था क्या लास्ट क्लास में? मैंने बताया था ना सिचुएशन, कि ऐसा होता है कि कई बार k की वैल्यू पुट करने पे भी ये तीनों रेशियोज इक्वल नहीं आते, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो उस केस में k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है गुंजेश, क्लियर हुआ क्या? हाँ। हाँ, देखो अगर फर्स्ट टू इक्वेशन को इक्वेट करोगे श्रुति, तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर -3k होगा, और राइट साइड में क्या होगा, 3k हो जाएगा। ये वाली टर्म इधर जाएगी, ठीक है। तो के स्क्वायर, या ये वाली टर्म उधर नहीं भेज के ना, हम एक काम करते हैं, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर -3k मतलब क्या हो जाएगा, -6k इज इक्वल टू 0। के कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, k -6 इज इक्वल टू 0। अभी भी k की दो वैल्यू आएंगी, एक k इज इक्वल टू 0 आएगा, और k इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ओके। सो हो गया, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1/2, b1/b2, c1/c2 सेम होगा, और पुट करके k की वैल्यूज निकाल के क्रॉस चेक करना है। ठीक है, k को मल्टीप्लाई नहीं किया था? अच्छा, तुमने कौन सा दो लिया था, आखिरी का दो लिया था, स्टार्टिंग का दो लिया था, तो फिर कैसे निकाल, अच्छा k और k को ऐसा काट दिया। ठीक है, चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम है ना? हाँ, चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है सॉल्व। सॉल्व, आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, एंड सेकेंड इक्वेशन इज qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q।
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ये ध्यान में रखना कि जो वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की वो पी और क्यू के टर्म्स में ही आएंगी। क्लियर ये चीज? तो कैसे करेंगे? कोफिशिएंट्स देखते हैं। यहां पर x का कोफिशिएंट p है, यहां पर x का कोफिशिएंट q है, यहां y का q है और y का माइनस p है। ठीक है, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए? मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? pq बन जाएगा। और 2 को अगर q से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा? pq बन जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे p से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे q से। जब ये p से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा? लाइन टू लाइन समझो, p इंटू पी क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर एक्स। फिर ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? प्लस पी क्यू वाई। राइट साइड में क्या होगा बताओ? पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ये हो गया। जब इक्वेशन 2 क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ये क्यू स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा? माइनस पी क्यू वाई। और राइट साइड में क्या बन जाएगा? ये देखो, पहले ये Q और P मल्टीप्लाई होगा तो PQ बनेगा। उस PQ को मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं। और जब Q और ये Q मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्यू स्क्वायर, उसको यहां पर लिख रहा हूं। ऐसा मैंने क्यों लिखा? जस्ट बिकॉज ये PQ और ये PQ ऐड होंगे, इसलिए एक के नीचे एक लिखना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये जो नई दो इक्वेशंस बनी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 कंसीडर करते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, अच्छा ऐड क्यों कर रहे हैं समझ में आया ना? क्यों ऐड कर रहे हैं? y को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि y के दोनों कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है। तो जब हम ऐड करेंगे तो पी क्यू वाई और माइनस पी क्यू वाई कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ x वाली टर्म बच जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास? पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, यही बचेगा लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होगा? करेक्ट, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू। क्या बचेगा राइट साइड में? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये चीज सबको क्लियर? माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं आगे हम? x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और राइट साइड में क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर सबको? अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में जाएगा। तो x की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। क्या आएगी x की वैल्यू? 1। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ये दोनों टर्म्स कट गई तो क्या बचा? 1 बचा। x इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? अब x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में श्रेयांश समझ में आ रहा है क्या? यस p सर। इंटू 1 प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ये हो जाएगी एक्सप्रेशन। x की जगह पे 1 रखा तो ये हो गया p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। अब ये वाला जो p है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। और ये क्या हो जाएगा? माइनस p हो जाएगा। प्लस p माइनस p कट जाएगा तो क्यू वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस क्यू। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस क्यू अपॉन क्यू। y और y कटेगा तो सॉरी q और q कटेगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। एक बार कंफर्म करो क्या ये सबको समझ में आया? ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार एग्जाम में। ठीक है, ये और इस तरह के जिसमें पी क्यू ए बी इस टाइप के जो लिखे रहते हैं ना, वो 4 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में। हाँ, 1 मिनट बता रहा हूं। हाँ, 1 मिनट। ये हो गया क्या कंप्लीट सबका? गुंजेश क्या बोल रहा है? रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? रूट मतलब जीरोस ही होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, अगर वो इक्वेशन है
तो x की जो वैल्यूज मिलती है दैट इज कॉल्ड रूट्स, और अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसको जीरोस बोल देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद कौन सा बोल रहा है इस वाली शीट में? लेवल 3 का क्वेश्चन 2 और 5, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन 2 में पहले तो 1/x को a, 1/y को b, ये कन्वर्ट कर। हाँ, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं फिर। सो लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1 एंड 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/x को पुट कर देंगे a और 1/y को पुट कर देंगे b। ये पुट करने से जो हमारा ये वाला इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? तू सो रहा है क्या? हाँ, क्या बनेगा? 1/2a, तो ये बनेगा 1/2a, और यहां पर क्या बनेगा? -b। -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। क्या ये चीज समझ में आई सबको? इसके बाद इस इक्वेशन को फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। यहां पर क्या बच जाएगा? a माइनस 2b, यही होगा ना? समझ में आया कि नहीं आया सबको? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अब ये 2 जो है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन नंबर 3 दे दो, क्योंकि इसको 1 मार्क कर देते हैं, इसको 2 मार्क कर देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब सेम चीज हम ये करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। यहां पर 1/x और 1/y की वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/x की जगह पे a आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 1/2 b इज इक्वल टू 8। क्या ये चीज क्लियर सबको? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। ये क्या बन जाएगा? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। एंड दिस विल बी योर इक्वेशन 2। इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन, नहीं 2 नहीं, क्या है? 4, इक्वेशन नंबर 4। हाँ, अब देखो भाई, बताओ 3 और 4 दिख रहा है सबको? क्या करें? एलिमिनेशन करना है तो कैसे करें? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन किसको डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है? क्योंकि एलिमिनेशन हम बहुत बार करते हैं, दोनों बन जाता है। ठीक है, डाउट है? हाँ, तो एक बार मैं सब्स्टिट्यूशन से बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, देखो यहां पर जैसे इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें से ना हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं b के टर्म्स में। कैसे निकालेंगे? जैसे अगर यहां पर हम इस -2b को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 पहले से था, -2b उधर गया तो क्या हो जाएगा? +2b। क्या ये समझ में आया? अब ये हो गई a की वैल्यू किसके टर्म्स में? b के टर्म्स में। अब a की वैल्यू जो b के टर्म्स में मिली है, उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। कैसे पुट करेंगे? जहां पर इक्वेशन 4 में a आ रहा है, उसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की जगह पे हम रख देंगे -2 प्लस 2b। क्लियर ये चीज? और फिर उसके बाद ये प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। क्या ये समझ में आया? फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस 4b प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। तो देखो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो दो वेरिएबल्स थे इक्वेशन में, वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम वो एक वेरिएबल निकाल सकते हैं। फर्दर ये -4 वाली जो टर्म है, ये इधर शिफ्ट होके +4 हो जाएगी, और 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20। और 4b और b दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 5b। सो विल गेट b इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। b की वैल्यू मिल गई 4। अब b की वैल्यू को हम उठा के यहां पर रखेंगे।
यहां पर, तो a की वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू -2 प्लस 2b, b का वैल्यू 4, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6। ठीक है, ठीक है, a इज इक्वल टू आ गया 6, लेकिन a b नहीं, हमको x और y निकालना है। क्लियर? अब यहां पर पुट कर देंगे। यस, 1/x इज इक्वल टू a था, तो 1/x इज इक्वल टू 6, रेसिप्रोकल करेंगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/6। एंड सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू b था, तो b की वैल्यू 4 हो गई, रेसिप्रोकल करोगे, यू विल गेट y इज इक्वल टू 1/4। ये हो गए आपके आंसर्स, दैट्स इट। क्या ये समझ में आया सबको? कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन बताना है? लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, सो k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन में होगा ये आपको चेक करना है। तो एक बार ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को एक ही फॉर्म में अरेंज करोगे। एक ही फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि x और y इधर है कांस्टेंट राइट साइड में, लेकिन यहां पर तीनों टर्म्स राइट साइड में, x y के साथ कांस्टेंट भी। तो कांस्टेंट, हाँ, ये -15 जो है ना उसको ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू +15। अब ये हमारी दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। अब कौन सा सॉल्यूशन बोल रहा है क्वेश्चन में? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो रिकॉल करना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या रेशियो होना चाहिए। ठीक है, आप बता दो एक बार। गलत। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चे ऐसा ऐसा बोल देते हैं, A1/A2 ऐसा ऐसा करके, फिर हो गया खत्म। ठीक है, सो A1 मतलब x का कोफिशिएंट यहां पर, A2 मतलब यहां पर, तो क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो नॉट इक्वल का साइन लगा दिया ना। B1/B2 मतलब 2/k, तो क्या आ जाएगा 2/k। क्लियर ये चीज? अब जैसा हम इक्वल में सॉल्व करते हैं वैसे यहां भी सॉल्व करना है, ठीक है। k इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा k, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई का 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, बस यहां पर क्या आ जाएगा नॉट इक्वल। समझ में आए? मतलब k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज हैज यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 6। मतलब k की वैल्यू 6 को छोड़ के और कुछ भी हो सकती है, आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? दैट्स इट, बस ये आंसर। ठीक है, किसका डाउट था ये वाला? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। लेवल 4 का क्वेश्चन 3। अच्छा, उसमें कुछ गलती है ना क्वेश्चन में, करेक्शन है। क्वेश्चन में जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना उसमें माइनस होना चाहिए, ठीक है।
हाँ, नहीं नहीं, वो 5 जो है ना, वो -5 होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन है ये, इशिता यही है ना? हम्म, अच्छा, सेल्फ इवेल्युएशन का क्वेश्चन 1, हाँ उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा ना इसका, लेवल 4 का? वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 8 men 12 boys वाला। 6 7 दोनों करवा दूं? ठीक है, चलो। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 6 सबको दिख रहा है सामने? हम्म, तो क्वेश्चन है, 8 men and 12 boys कैन फिनिश a work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक रफ वर्क बताया था। रफ वर्क में हम पहले क्या लिख देंगे, जो सिचुएशन उसने गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहा है, 8 men एंड हाउ मेनी बॉयज, 12 बॉयज। 12 बॉयज कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 10 डेज में। 10 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकेंड सिचुएशन क्या है, 6 men, 6 men एंड हाउ मेनी बॉयज, 8 बॉयज। 8 बॉयज कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 14 डेज में। और क्या बोल रहा है, 1 man अलोन एंड 1 boy अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है। तो ये रफ वर्क हो गया हमारा। अब सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? क्या? लेट द मैन इज लेट द मैन इज इक्वल टू एक्स, बॉयज इज इक्वल टू वाई। हाँ, एकदम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इज वाई, एक्स डेज, इज एक्स डेज। ठीक है। सो ये मैं बस बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि 1 man अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। तो ये अकेला एक्स डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। 1 बॉय अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन y days। ये मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है। तो एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा, ये सिचुएशन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, इसलिए डायरेक्टली पूछ रहा हूं। 1/x और 1/y। तो एक आदमी अगर x दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x का काम करेगा। और वैसे ही एक बॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y, इतना काम करेगा। ठीक है। अब लेकिन फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितने मैन वर्क कर रहे हैं, 8। तो कितना काम होगा एक दिन में, 8 टाइम्स 1/x हो जाएगा। कितने बॉयज वर्क कर रहे हैं, 12। तो कितना काम हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ 1/y, इतना काम हो जाएगा। समझ में आए? और यहां पर अगर हम प्लस कर देंगे, तो ये जो हमको एक्सप्रेशन मिली है, ये 8 men वर्किंग इन 1 डे प्लस 12 बॉय वर्किंग इन 1 डे। तो 8 men 12 बॉय एक दिन में जो काम कर रहे हैं, वो अमाउंट आपको मिल रहा है। क्लियर ये चीज? और वो अमाउंट कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल टू 1/10। क्या ये समझ में आया सबको इक्वेशन फ्रेम करना? हम एक दिन में कितना काम हो रहा है, उस चीज को इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। सुयश, डाउट है? बता। हाँ हाँ, यूनिटरी मेथड ही है एक्चुअली वो। हाँ, जो हम पहले पढ़ते थे बचपन में, उसी टाइप का मेथड। ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमने इसको फ्रेम कर दिया। उसी तरीके से 6 men and 8 boy। तो 6 men एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 × 1/x या 6/x। 8 बॉय कितना काम करेंगे, 8 × 1/y। बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। और कितना काम कंप्लीट होगा एक दिन में, 1/40। दैट्स इट। फिर उसके बाद 1/x को ए लो, 1/y को बी लो, इक्वेशंस बनाओ, ए बी मिलेगा, फिर एक्स वाई मिलेगा। आगे बन जाएगा ये। गुंजेश, तेरा भी डाउट था ना इसमें? हो जाएगा? छोड़ दे क्या फिर, आगे बढ़ जाते हैं? तो मतलब कैसा?
हाँ, अगर यहाँ ब्रैकेट ओपन करना चाह रहा है तो 6/x होगा। हाँ, वो कट जाता फिर वो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हमको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको इसके आगे सॉल्व करने के लिए सीधा 1/x को a ले लेना है और 1/y को b ले लेना है, जिसके कारण फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8a + 12b = 1/10। समझ में है? और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6a + 8b = 1/14, ऐसी बन जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद आप चाहो तो ये जो 10 है इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर और 14 को कर दो, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। या फिर यहीं पर सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते। हाँ, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन ही बनेगा फिर उस तरफ। 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो शायद ज्यादा आसान होगा क्या? क्या हो जाएगा ये वाला इक्वेशन, 80x 80a + 120b = 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 14 6 84, 84 होता है ना, 84a + 14 8 112 b = कितना हो जाएगा, 1। अब इसके बाद एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे ना। हम्म, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। हम्म, हाँ, कोई और कुछ बोल रहा था क्या? सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। आई थिंक इजी ही होगा। इस वाले से सब्स्टिट्यूट कर लेना, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए = 120b - 80 डिवाइडेड बाय 120b माइनस, नहीं कुछ गलत कर दिया, छोड़ो इसको, समझ गए ना, आगे बन जाएगा क्या? ठीक है, इसको बना लेना फिर आगे ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और बताओ इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ऐसा टाइप वाला करा है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, एक्चुअली मैं इस बार फिर से इसको करवा रहा हूं, क्योंकि ना इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है, यूनिक, इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट करवा दिया ना एक बार में, नो सॉल्यूशन नहीं करवाया ना, नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ये वाला बन जाएगा या किसी का नहीं बना बता दो, मैं बन गया सबका। किसका डाउट था तो फिर, अनिकेत डाउट है, बन जाएगा ना। लेवल 4 का कौन सा वाला, फोर्थ, लेवल 4 का फोर्थ, वो ऋतु वाला, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ये तो यार अभी 2 दिन पहले करवाया है मैंने। ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन बता दूं यही वाला, या कुछ दूसरा देखूं? कुछ दूसरा देखता हूँ मैं अपने उसमें लैपटॉप में। हाँ, लेकिन वो वाले क्वेश्चन को भी मत करो। वो क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा अलग लेवल का है, उसको हम बाद में करेंगे। हाँ, वो एक्चुअली वो स्टैंडर्ड वालों को करवाऊंगा सेपरेटली एक बार। सेल्फ इवेल्युएशन का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लेते। हाँ, वो लास्ट में रिवीजन के टाइम पे उसको सेपरेट करूंगा मैं। ठीक है। बेसिक वाले कौन कौन है, बेसिक वाले, बेसिक। ठीक है, अभी तो तुम लोग को भी टाइम लगेगा डिसाइड करने में क्या लेना है। ओके, नहीं सेम रहेगा अभी तक, लेकिन जब वो रिवीजन वाला टाइम आएगा ना, जब कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा, तब सेपरेट करूंगा, क्योंकि फिर वो एक साथ करने में ना प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए सेम रहेगा। ऐसा करूंगा, देखो बता रहा हूँ, शुरू का आधा घंटा स्टैंडर्ड, फिर नेक्स्ट आधा घंटा दोनों मिक्स, फिर नेक्स्ट आधा घंटा सिर्फ बेसिक। समझ रहे हो ना? क्योंकि कई क्वेश्चंस कॉमन है, कई क्वेश्चंस इजी वाले हैं। जैसे वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला जो एग्जांपल वाला क्वेश्चन बोल रहे हो ना, वो स्टैंडर्ड में ही आ सकता है, बेसिक में नहीं आएगा। हाँ, बैठ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं कौन सा देने वाला था, सेल्फ इवेल्युएशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सेल्फ इवेल्युएशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बता गुंजेश।
उससे कुछ नहीं होगा। हमको क्या करना है, हमको x निकालना है, ठीक है। हाँ, एलिमिनेशन यूज करना है। एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट सेम करना है। बताओ कहां पर, यहां पर, अच्छा यहां पर माइनस है, इसको करेक्शन कर लेते हैं। हाँ करेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन को ए या बी से किसी से भी कर सकते, हम फर्स्ट इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर देते। बी से इसलिए क्योंकि y का कोफिशिएंट जो है वो बी वाई हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो नई इक्वेशन बनी और ये वाली इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस बी वाई प्लस बी वाई, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। क्लियर ये चीज? और यहां पर क्या होगा, अच्छा ये भी कैंसल आउट होगा राइट साइड में। ठीक है, इधर पे ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यही होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में से क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स क्या बच जाएगा, राइट हैंड साइड से क्या कॉमन निकल सकता है, ए क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी अपॉन में जाएगा तो ए इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, फिर क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा और आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ए। दैट्स इट, ये होगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब x की वैल्यू a मिल गई, उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट वाले में रख देते हैं, x की जगह पे a यहां पर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। यस, माइनस a, ये दोनों कट जाएगा और आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा b। दैट्स इट। क्लियर ये चीज सबको? श्रेयांश समझ में आया क्या? यस सर। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा शायद टफ जाएगा इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। श्रेयांश तुम्हारा कुछ डाउट या बन गया सब? सर मेरा पेपर घूम गया था। अच्छा ठीक है। ग्राफ प्लॉट करके सॉल्व करना। एक एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं बस। ये वाला बना लिया क्या, ट्रैवल वो स्पीड बस कार वाला बन गया क्या वो सबका? सेवेंथ वाला बन गया? ठीक है, बन जाएगा ना? नहीं बन रहा है? और किससे नहीं बना? नहीं बना, नहीं बना। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों छोड़ रहे हो उसको? ये क्वेश्चन बनाना ही है। मैं कितने बार बोल दिया हूं कि ट्रेन वाला क्वेश्चन, स्पीड वाला क्वेश्चन करना ही है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम्हारा डाउट ले रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। If he covers 250 kilometer by train and rest by the car, it takes him 4 hours. तो हम सिचुएशन 1 ले लेते हैं, मतलब केस 1 ले लेते हैं। केस 1, केस 1, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो क्लियर है हमको, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 370 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन उसमें फर्स्ट केस ये बोल रहा है कि वो 250 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। तो ट्रेन से जो उसका डिस्टेंस है, ट्रेन से उसका डिस्टेंस कितना है, 250 किलोमीटर। ठीक है, और रेस्ट वो कार से ट्रैवल कर रहा है, तो कार से उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 120 किलोमीटर। क्लियर ये चीज? तो उसको जो टोटल टाइम लग रहा है इन दोनों को मिला के, जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है यहां पर, वो आगे अगली सिचुएशन है ना, बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। अब ये केस 2 हो गया, ये केस 2 है यहां से। अगर वो सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेन से जो है कुछ डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करे, ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 130 किलोमीटर का डिस्टेंस, और कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 240। रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, टोटल क्योंकि 370 है तो ये इतना कार से ट्रैवल कर रहा है, तो उसको 18 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं। तो अब उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है,
4 hours 18 minutes, इतना टाइम लग रहा है। क्लियर ये चीज सबको? तो इसके बाद लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ कार। आपको ट्रेन की स्पीड, कार की स्पीड, दोनों की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं कि हम ये लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड ले लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? हम्म। अब ये वाला जो टाइम जो था ना, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको आवर्स में। कैसे करते हैं? यस, ये 4 एज इट इज रहेगा और 18 को हम क्या लिख देंगे? 18 अपॉन 60। फिर ये डिवाइड होगा, 6 से कटेगा ना, 6 3 जा 18 और 6 10 जा, तो ये क्या आ जाएगा? 4 3/10। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलते हैं। 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 43 अपॉन 10 आवर्स। नहीं, पॉइंट में मत रखो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, पॉइंट में रखोगे तो फालतू की प्रॉब्लम जाएगी। पॉइंट वाला कैलकुलेशन अवॉइड करो हमेशा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अभी तक सिर्फ हमने क्वेश्चंस में जो जो चीजें लिखी थी उनको हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा है, और जो फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ कार, उसको एक्स और वाई हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब सिचुएशन वन में आते हैं। सिचुएशन वन में टोटल जो उसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन लिखते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर ये चीज? हाँ। अब वो जो टाइम, ट्रैवल टाइम, जो टोटल ट्रैवल टाइम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेन में ट्रैवल टाइम और कार में ट्रैवल टाइम। तो टाइम को हम दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ट्रेन का ट्रैवल टाइम कैसे निकलेगा? ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन में जो उसको टाइम लगा वो लगा 250, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस, अपॉन एक्स मतलब ट्रेन की स्पीड। ये हो गया ट्रेन का ट्रैवल टाइम। और कार का जो ट्रैवल टाइम लगा वो कितना हो जाएगा? कार का डिस्टेंस और कार की स्पीड, मतलब क्या हो जाएगा? 120 अपॉन वाई। ये दोनों का इंडिविजुअल ट्रैवल टाइम हो गया, और बीच में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 आवर्स, क्योंकि टोटल 4 आवर्स लगा है। क्लियर ये चीज? तो इज इक्वल टू आ गया 4। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा बताओ? 130 बाय एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस टाइम। ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 43 अपॉन 10। ठीक है, यस, 1/x को a, 1/y को b, और उसके बाद फिर सॉल्व करके ए बी, फिर फर्दर एक्स वाई। हाँ, एलिमिनेशन भी कर सकते हो। हाँ, ये वाली इक्वेशन को इंटू 2 कर दोगे तो 240 कट जाएगा वो। हम्म, ठीक है। इसके बाद की क्वेश्चंस मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हम कर चुके हैं ऐसे वाले। तो मैं सोच रहा हूँ बना लोगे एटलीस्ट, जो लोग इस चैप्टर को स्टार्टिंग से कर रहे हो। मेजोरिटी स्टार्टिंग से कर रहे हो, तुम दोनों बस नहीं किए हो, और तुम्हारा तो आज फर्स्ट है। बाकी तो सब कर रहे हो ना स्टार्टिंग से। तुम्हारा भी बीच में था क्या ज्वाइनिंग इसमें? हो गया ना, ठीक है। तो बाकी सब तो कर ही लोगे, कल के टेस्ट के लिए कोई फिर वो एक्सक्यूज नहीं होगा, है ना? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताओ, और क्या डाउट है? किसमें? 8, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलो।
सर आप म्यूट हो गए हो। हाँ अभी आ रहा है ना आवाज? यस सर। हाँ, तो एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी कोई भी इक्वेशन ले लो, जस्ट सो दैट ये दोनों क्या इंटरसेक्टिंग लाइन। तो a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है। हाँ, वो उसके हिसाब से हमको दूसरी इक्वेशन कुछ भी लिख देनी है, बस वो ऐसा नहीं आना चाहिए कि अनइक्वल हो। ठीक है, हाँ, और इसमें तो कोई डाउट नहीं ना? हाँ बताओ श्रुति, तुम्हारा क्या था उसमें? 32। ये सीएनजी वाला मैं नहीं बताया था क्या? ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, बस 2 मिनट दो। इसका एक बार इक्वेशन फ्रेम करता हूँ, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये दो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन है द ओनर, ये सबके पास है ना शीट? पेज नंबर तो नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द ओनर ऑफ a taxi company decides to run all the taxis on CNG fuel instead of petrol diesel. The taxi charges in a city comprises of fixed charge together with the charge for distance covered. Fine, for a journey of 13 kilometer, charge paid is rupees 129, and for a journey of 22 kilometer, charge paid is rupees 210. What will a person have to pay for traveling a distance of 32 kilometer? So देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, जो टैक्सी का फेयर है वो दो टाइप का, एक फिक्स चार्ज है, दूसरा पर किलोमीटर चार्ज है। तो फिक्स चार्ज को यहाँ पर हम लेंगे FC, लिख रहा हूँ, फिक्स चार्ज को ले लेंगे x, रुपीज x, और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज, उसको हम लेंगे रुपीज y पर किलोमीटर। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब सिचुएशन 1 क्या बोल रहा है, एक जो पर्सन है वो 13 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 129 पे करता है। 13 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 129 पे करता है। तो 13 किलोमीटर का वो कितना पे करेगा? 13y। 13 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से 13y हो जाएगा। फिक्स चार्ज तो उसको देना ही है। ठीक है, तो प्लस x, तो x प्लस 13y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 129। क्लियर हुआ ये चीज? सेकेंड जो पर्सन है वो 22 किलोमीटर ट्रैवल करता है और 210 पे करता है। तो 22 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 22y पे करेगा, और प्लस x इज इक्वल टू व्हाट? 210। क्लियर ये चीज? अब एलिमिनेशन अप्रोच यूज कर लेंगे, बिकॉज x इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये कट जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? -9y। राइट साइड में डिफरेंस कितना आएगा? -81। करेक्ट, -81, माइनस माइनस कट जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। y इज इक्वल टू 9 आया। अब y को उठा के यहां पर पुट कर दो, विल गेट x। तो x प्लस 13 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 129। हाँ, 39 सा कितना होता है? 117 इज इक्वल टू 129। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? नहीं, 12। x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। x और y समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा? तो x पे करेगा प्लस 32y, ये पे करेगा। x हमने निकाल लिया 12 प्लस 32, और y की वैल्यू कितनी है? 9। सॉल्व कर लो, you'll get the आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। जस्ट अ सेकेंड, कैसे कर रहे हो? दो लोग अलग अलग आंसर, कोई ना कोई एक गलत है ना? आदित्य कौन बोल रहा था 281? और कॉपी क्यों बंद कर दिया तू? आदित्य आज एक्स्ट्रा रुक के प्रैक्टिस करेगा, ठीक है? ओके, सो अब क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? इसको मैं यहां से देखता हूं, अगर ग्राफ पेजेस परचेस कर लिया तो दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है, टाइमिंग मॉर्निंग 10 to 11। ठीक है, ओके।
चलो ठीक है, देखेंगे वो सब। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, 1 मिनट ध्यान से सुनो जल्दी, लास्ट 2 मिनट्स। अ बोट goes 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream it in 8 hours। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं यार, ये सही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन ले लेते, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर। छोटा सा क्वेश्चन है। ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। बस इतना क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसमें नहीं है, इसमें से दे रहा हूं मैं, RS अग्रवाल की बुक से। A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and returns in 1 hour। लिख लिया? A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and returns in 1 hour। returns in 1 hour लिख लिया सबने? फिर क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। क्लियर ये चीज? तो इधर ध्यान से समझना, ये है स्ट्रीम, स्ट्रीम, और ये स्ट्रीम के फ्लो का डायरेक्शन है, और स्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। मतलब जो पानी है वो इस स्पीड से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर सबको? और ये है बोट, और ये बोट का डायरेक्शन है जो स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही है, और बोट की स्पीड लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज सबको समझ में आई? हाँ, डाउन स्ट्रीम मतलब जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन से मतलब समझ जाना नीचे जा रहे हो, नीचे जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये कौन सा सिचुएशन है? ये है डाउन स्ट्रीम वाला सिचुएशन। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम में जो इफेक्टिव स्पीड होगी बोट की वो बढ़ जाएगी, और अब वो जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज सबको समझ में आई? और टाइम कितना लगा डाउन स्ट्रीम में? जब उसने ट्रैवल किया तो उसको कितना टाइम लगा? 40 है ना, 14 लिखा क्या? नहीं नहीं, 40 मैं लिखवाया हूं ना क्वेश्चन, मैं 40 बोला ना, ठीक है। 40 मिनट्स का टाइम लगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको? 40 करेक्ट कर लेना। ओके, अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन पे। सेकेंड सिचुएशन मतलब जब वो रिटर्न आ रहा है, तो जब वो रिटर्न आएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना। रिटर्न आएगा तो ये बोट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगा। अब ये डाउन स्ट्रीम नहीं होगा, अब ये क्या होगा? अपस्ट्रीम हो जाएगा। स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाएगी। अब कितनी लगेगी स्पीड इसको? x माइनस वाई की स्पीड लगेगी, तो स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और टाइम भी अब अलग लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है अब उसको? 1 आवर का टाइम लग रहा है। 1 आवर का टाइम लग रहा है। क्लियर ये चीज? 60 मिनट हम उसको लिख सकते हैं, या आर में रहने देते। ओके, अब आपको क्या निकालना है? दोनों की स्पीड निकालनी है, मतलब आपको एक्स और वाई ये दोनों चीजें निकालनी है। तो यहां पर देखो, यहां पर हम इस वाले टाइम को भी जो मिनट में था उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा? 60। जीरो और जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2/3 आवर्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब ध्यान से समझना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो डिस्टेंस उसका सेम है। डिस्टेंस यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन दोनों केसेस में उसका जो डिस्टेंस है वो सेम है। पहले उसने बोला ना 8 किलोमीटर जा रहा है और फिर रिटर्न आ रहा है, तो जाने के टाइम भी उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 8 किलोमीटर, और 8, और आने के टाइम भी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना है? 8 किलोमीटर। क्लियर ये चीज?
तो अब यहां से हम स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाली इक्वेशन बनाएंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। और यहां पर स्पीड कितनी है, इफेक्टिव स्पीड कितनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 8 और टाइम कितना लगा 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। क्या ये समझ में आया सबको? सेकेंड इक्वेशन में भी सेम चीज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड, इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई थी यहां पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था 8 और टाइम कितना लगा था 2/3। तो ये रेसिप्रोकल होके 8 3 जा 24 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा 12। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो, यू विल गेट x एंड y। क्या आएगी x की वैल्यू, देख के बता सकते हो? गलत, 10। x इज इक्वल टू आएगा 10, समझ में? और y की वैल्यू कितनी आएगी 2 किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, क्लियर सबको? ओके, दैट्स इट। आज की क्लास यहीं ओवर, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कल मॉर्निंग